नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय ओमकार चौधरी सर, वरिष्ठ पत्रकार। और नमस्कार। आज जिस मुद्दे पे बहुत-बहुत प्रणाम सर, जिस मुद्दे पे बात करने का था कि चलिए लोकसभा में वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल टेबल हो गया और एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ हो गई कि एनडीए की ये लाइन है और अखिलेश यादव, राजद, कांग्रेस की ये लाइन है। इस पर हम बात करेंगे ओमकार सर से। किंतु उससे बड़ी न्यूज़ ये आई अभी थोड़ी देर पहले कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। ओमकार सर, पहले फ्रांस फिर यूएसए में मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और भारत में अलग कहानी चल रही है। लिबरल लोग कैसे कैसे शांत रहेंगे सर? लिबरल्स ने तो बड़ा हंगामा काटा हुआ था हाँ, और लिबरल्स के भी जो नए गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और उनके जितने सहयोगी थे वो मणिपुर को लेकर के बहुत उछल रहे थे हुँ, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान हो गया। हुँ, लेकिन उसके बाद अब जो मोदी सरकार है, ऐसा लगता है कि उसने मणिपुर का मणिपुर की समस्या का मुकम्मल इलाज करने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना और मुख्यमंत्री को कहना कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो हुँ, बीरेन सिंह से अगर उन्होंने इस्तीफा लिया पहले और उसके बाद शायद 9 फरवरी को इस्तीफा हो गया था और आज 13 फरवरी है, तो जी। 4 दिन लगे और 4 दिन बाद जो है आज सूचना आई कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना और अपने ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना, ये पहली घटना है 2014 के बाद जब भारतीय हाँ, जनता पार्टी ने अपने शासित किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो क्यों लगाया है? इसका जवाब है 2018-2019 में। अच्छा। 2018 में महबूबा मुफ्ती सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, वो सरकार धड़ाम से गिरी और ठीक। उसके तुरंत बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जब जी। 2019 में मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उसके 70 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश करके वहां पर 370 हटाया गया, 35A हटाया गया और उसके बाद से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की नदियों में कितना पानी बह चुका है और गंगा यमुना में कितना पानी बह चुका है। वहां पर आतंकवाद लगभग समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है। मुश्किल से 125 150 आतंकवादी बचे हैं। अगले 1.5 2 साल में इनका भी काम तमाम हो जाएगा। एक दूसरी बड़ी समस्या जो नक्सलवाद की थी, उसकी डेडलाइन मोटा भाई ने तय कर दी है जी। 31 मार्च 2026 के हुँ, तब तक जो है नक्सलवाद भी इस देश से विदा कर दिया जाएगा। यानी नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद जिस पर जीरो टॉलरेंस है और हुँ, भ्रष्टाचार, इन पर जीरो टॉलरेंस के साथ ये आगे बढ़ रही है सरकार। तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, अब आप जम्मू कश्मीर में देखिए कितने बड़े बदलाव हो गए हैं। वहां पर शांति है और जो बदनाम था लाल चौक, वहां पर तिरंगे लाइट अब जो तो है वो दिखाई शिवरात्रि दे। मन रही है, वहाँ पर तो होली, दीपावली सब मन रहा है। अब तो वो पूरा एकदम वो तो तो एक जम्मू चेंज आ गई। कश्मीर में एकदम अब शांति स्थापित हो गई है। लोग अपने घरों पर तिरंगे लगा रहे हैं, भारत के गुणगान कर रहे हैं और जो लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, वो भी अब बर्फ से खेलते हैं भाई बहन जा करके वहां पर और हाँ, स्कूटी लेकर के बर्फ पर वो बाल क्रीड़ाएं करते हुए देखते हैं उनको। और बाकी लोग भी, अब उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है तो वो बम बम है और मोदी जी की प्रशंसा करते हैं भरी सभा में ऑन कैमरा के हाँ, ऑन साहब, कैमरा। मोदी जी के कार्यकाल में यहाँ बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया और ऐतिहासिक मतदान हो गया। तो मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ये है
कि जो ये कुकी और दूसरे फरीक के दूसरे समुदायों के जो आतंकवादी, अतिवादी, अलगाववादी, जो भी नाम दीजिए, उग्रवादी संगठन है, उनमें घुस भरने का समय आ गया है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी मणिपुर में, जो मणिपुर को लगातार साजिशों का शिकार बना रहे थे और मणिपुर को भारत से अलग करके एक और तीसरे देश की परिकल्पना की जा रही थी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा साजिश रही था। थी कि कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक ईसाइयों का नया देश स्थापित कर दिया जाए, जो भारत के लिए परमानेंट सिरदर्दी का काम करे, और जो पश्चिमी मिशनरियां हैं उनको वहां पर साजिशों को अंजाम देने का एक मौका मिल जाए। फॉरेन फंडिंग इतनी ज्यादा थी, चीन से भी, डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस से भी, तमाम क्षेत्रों से जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो मणिपुर को लगातार सुलगाए जा रही थी। और संसद के भीतर, संसद के बाहर ढिंढोरा पीट रहे थे राहुल गांधी एंड कंपनी। मणिपुर को लेकर के जैसा बवाल इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट के सेशन को डिस्ट्रॉय किया और वॉश आउट किया, एक तरीके से काम नहीं करने दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किए गए। अभिषेक जी, याद होगा आपको, 70 दिन पुरानी एक क्लिप महिलाओं की हाँ, जो वो वायरल की थी, उसको रोके रखा गया पार्लियामेंट सेशन के आने तक, और पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले उस क्लिप को जारी किया गया और सोच समझ करके किया गया। इस हाँ, बार तो बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। इस बार तो बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी तमाम अतीत में हुई साजिशों पर तंज किया, ये कह करके कि ये पहला सत्र है जब कोई विदेशी चिंगारी जो है वो सुलगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और हर सेशन से पहले कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी हिंडनबर्ग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मणिपुर, ये कुछ ना कुछ ऐसा सुलगाते थे कि पूरा सेशन, जो पूरा सेशन नहीं तो आधा सेशन तो पूरी तरह बर्बाद कर बर्बाद दी। हो जाए और कामकाज ना होने पाए। तो एक बड़ा स्टेप है साहब मणिपुर में। क्रॉस फिंगर करके बैठे हैं कि देखते हैं क्या क्या अब मोटा भाई करते हैं वहां पर। फोर्स तो काफी भेज दी थी पहले ही, और अब राष्ट्रपति शासन हो गया है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। मुझे लगता है कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है वहां पर। अब मैं आ रहा हूं, जो आज मैंने टॉपिक रखा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो टेबल हुआ। कुछ राष्ट्रवादी और हिंदू ही, जब हम और आप अक्टूबर नवंबर में डिफेंड भी कर रहे थे इस बात को कि हमें इतना अधीर नहीं होना चाहिए, जेपीसी में ऑलरेडी जब अमेंडमेंट हो गया तो टेबल भी होगा और पास भी होगा। लेकिन कई लोगों ने वीडियोस भी किए और बहुत हमलावर होके कहा कि मोदी जी का एक और यू टर्न है, चुनाव जीतते ही आप ये भूल जाते हैं, आपने महाराष्ट्र चुनाव जीता और उसके बाद भूल गए वक्फ बोर्ड को, एक यू टर्न लिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज लोकसभा में बिल टेबल हो गया और जिस प्रकार से विपक्ष का एक रिएक्शन लगा, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हार मान चुकी है सर, कि ये तो अब हम रोक नहीं पाएंगे। हताशा का आलम आज दिखाई दिया है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। और जरा याद करिए, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जी। तब कोई विपक्ष की तरफ से मांग नहीं की गई थी कि इसको जेपीसी में दे दिया जाए। ये सरकार की तरफ से इनिशिएट किया गया था, सरकार का फैसला था कि इसको जेपीसी में दे दिया जाए और जेपीसी इस पर मंथन करे, सभी पक्षों की बात सुने, यानी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात सुने। लेकिन साहब, जगदम्बिका पाल को सैल्यूट करना पड़ेगा, इस उम्र में इतनी सक्रियता, बहुत इतनी बढ़िया काम तेजी किया। और इतने अनुशासन के साथ इतने कम समय में इतने अधिक जो आपके कुल मिलाकर के स्टेक होल्डर थे और जो दूसरे पक्ष भी थे, उन सबसे बुला बुला करके बातचीत करना और देश भर में जाकर के, अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां मीटिंग्स बुला करके सबका पक्ष सुनना, उसको कलमबद्ध करना, उसको रिपोर्ट का हिस्सा बनाना, ये सब आसान काम नहीं था। और ये शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखी जानी थी रिपोर्ट। लेकिन जब इन लोगों ने कहा, विपक्षी दलों के सांसदों ने, कि साहब
और टाइम इसमें बढ़ाया जाए और कुछ स्टेक होल्डर रह गए हैं उनसे बात सुनी जाए। तो उस समय कहा कि ठीक है, बजट सत्र में हम इसको रख देंगे, 2 महीने का समय और ले लिया गया। आप तभी का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो वीडियो बना करके कहना शुरू कर दिया, अरे हरियाणा का चुनाव निपटा और मोदी जी ने जो तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हम उस समय भी कह रहे थे ये बात कि भैया 2 महीने के लिए ही बढ़ाया है। और ये एग्जैक्टली मैंने अगर उस पर डिफेंड किया था, मैंने बताया था दर्शकों को। आज सर एक आगे आप कहिएगा, लेकिन जिस प्रकार से जब ये टेबल हो रहा था और विपक्ष जिस प्रकार से शोर कर रहा था, जिस प्रकार से अपोजिशन का ये था और सत्ता पक्ष के लोग जिस प्रकार से उत्साहित थे, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए कि अब जाकर के अग्रेसिव राजनीति की शुरुआत है। और कमाल की बात है, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मोदी जी यूएस में बैठ के अलग खेल खेल रहे हैं। थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मोदी जी ने अपनी एक टीम तैयार कर दी है, जो बहुत जी। ही समर्पित टीम है, जो बहुत ही अनुशासित टीम है, जो बहुत ही सुलझी हुई टीम है। और मोदी जी तो अफगानिस्तान में यात्रा करते थे तो भी यहाँ बड़े फैसले होते थे। दूसरे वाशिंगटन में हो, वो यूरोप के किसी देश में हो, या लुकिस्ट पॉलिसी के तहत कहीं पूरब के देशों में हो, तो भी यहाँ पर सब फैसले होते रहे, काम होते रहे, बड़े होते रहे। और वही हम अब देख रहे हैं। फ्रांस की 2 दिन की विजिट के बाद जब वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो हमारे यहाँ ये खबर आ रही थी कि साहब जगदम्बिका पाल जेपीसी की रिपोर्ट को रख रहे हैं सदनों में। और ये जो हंगामे हो रहे हैं, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर के कहते हैं कि साहब जो डिसेंट नोट था उसको हाँ। हटा दिया गया है और ये बड़ा अलोकतांत्रिक है, ये जो जेपीसी की प्रक्रिया है उसका भी उल्लंघन है। उसके बाद जो इस विभाग के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि खड़गे साहब, आप इतने सीनियर आदमी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और एक पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बिल्कुल। आपको सदन को गुमराह करना शोभा नहीं देता। डिसेंट नोट भी इस रिपोर्ट में हैं, किसी ने एक लाइन भी नहीं हटाई है और आप सदन को भी और देश को भी गुमराह कर रहे हैं कि डिसेंट नोट हटा दिए गए हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने जो जो कहा है सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, कुछ नहीं हटाया गया है। फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप क्यों सदन को गुमराह कर रहे हो? और उसके ये बाद फिर लगातार चल रहा है सर, खड़गे जेपी जी जब नड्डा से बने हैं। जेपी नड्डा मुझे पहली बार सदन में विपक्ष पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसते हुए दिखाई दिए, लिटरली बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, तो इनको बेनकाब करने की जरूरत है। और वही लोकसभा में भी हमने देखा, लोकसभा में भी हंगामा किया और दोनों सदनों में इन्होंने पहले तो रिपोर्ट को वापस करने की मांग की, राज्यसभा में सभापति से और लोकसभा में स्पीकर से, कि साहब इसको वापस करिए और डिसेंट नोट के साथ ये फिर से प्रस्तुत हो। लेकिन जब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि डिसेंट नोट के साथ ही प्रस्तुत की गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और लोकसभा में तो खुद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ कहना है, जो कुछ शामिल करना है, कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मोटा भाई को पता है ना कि जो इसकी जितनी भी संस्तुतियां हैं, जितने भी सुझाव हैं, उनको ऑलरेडी खारिज किया जा चुका है बहुमत से। हाँ, और हाँ। और जो हमें करना है, जो पारदर्शिता लानी है, जो जवाबदेही लानी है, जो रेगुलेट करना है, वो व्यवस्थाएं सारी कर दी हैं। तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बहुमत है। और जो लोग ये सपने देख रहे थे कि साहब चंद्रबाबू नायडू या नीतीश बाबू या चिराग पासवान, इनके जो सहयोगी हैं, वो इस पर, वक्फ बिल पर दूसरी लाइन लेंगे और मोदी सरकार गिर जाएगी, तो मुझे लगता है कि उनके सपने टूटने का भी समय आ गया है। और नंबर 2 में इसमें ये भी कहता हूं कि भाई
नीतीश बाबू को लालू यादव की गोद में बैठ करके चुनाव जीतना है या मोदी जी के साथ रह करके चुनाव जीतना है। और चंद्रबाबू नायडू भी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए इस विधानसभा और लोकसभा चुनाव से काफी समय पहले वो वापस एनडीए में आ गए। और नंबर 3, पवन कल्याण जैसा हिंदुत्ववादी सनातनी इस समय आंध्र प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो हम्म। जो जो चंद्रबाबू नायडू को इधर उधर सोचने का मौका ही नहीं देगा। तो इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं। ये बिल आराम से पास होगा और ये केवल या तो मूक दर्शक बने करके देखेंगे या जैसे आज बाइकआउट करके बाहर भागे हैं ऐसे ही भागते हुए दिखाई देंगे। ओमकार सर, एक मन में प्रश्न आ रहा था, चूंकि सभी कुंभ जा रहे हैं और लगातार, क्या ये कुंभ का महाकुंभ का एक प्रभाव है एनडीए के नेताओं पर, या यूं कहें विपक्ष में भी कुछ नेता जो समझदार हैं, जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सनातन वोट बैंक यूनाइट हो रहा है, सनातन वोट बैंक, राष्ट्रीय या आप राष्ट्रवादी वोट बैंक कहिए, दोनों एक ही है, और वो अब पूरी तरह से जो मुसलमानों के साथ जाएगा उसको भी आउटराइट जाके रिजेक्ट करेंगे, और दिल्ली इलेक्शन में हमने ये देख लिया। ऐसे में जब ये वक्फ बोर्ड टेबल हो रहा है, इसी कारण से बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि राज्यसभा में भी एनडीए तो साथ छोड़ के नहीं जा रही है, एक दो बाहर से भले कुछ समर्थन दे दे या वॉकआउट कर जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति असहज करेगी शिवसेना जैसे पार्टनर्स को और एनसीपी जैसे पार्टनर्स को भी, जो शरद पवार वाला एनसीपी है। अभिषेक जी, स्थितियां परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। वो जो भारतीय जनता पार्टी 240 पर खड़ी रह गई थी, 32 सीट दूर बहुमत जी। से, उसका प्रायश्चित लोगों के दिमाग में और दिल में और मन में था। और उस प्रायश्चित का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में 4 सीटें और बढ़ गई। 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था 25 सीटें थी, इस बार 29 आ गई। इसी प्रायश्चित का नतीजा है और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का नतीजा है महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। झारखंड में जी। ताकत बढ़ी, दिल्ली में सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री अगले 2 दिन में तय, 3 दिन में तय हो जाएगा जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन यात्रा से लौटेंगे, और उसके बाद यहाँ भी सरकार बन जाएगी। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ जिसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और इनमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी से छीनी है। मिल्कीपुर, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद करीब 13,000 वोटों के अंतर से जीते थे, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 61,000 के अंतर से जीता है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है पूरे देश से, सभी राज्यों से, और यहां तक के पश्चिम बंगाल से, अरे तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, डीके शिव कुमार इनका उप मुख्यमंत्री वो पहुंच रहा है, दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं अपने पुत्र के साथ में। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी या नौकरी मिल जाएगी। तो कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कल बागपत में थे योगी आदित्यनाथ जी, और वहां उन्होंने कहा कि आज तक वहां 45 करोड़ स्नान कर चुके और कल तक ये संख्या 50 करोड़ को पार कर जाएगी, और वो 50 करोड़ की संख्या पार कर रही है। तो भाई आप ये देखो, 145 करोड़ का देश है, उसमें से 50 करोड़ तो गंगा में जाकर के डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, और करीब करीब 70 देशों के नागरिक भी आए हैं, राजनयिक भी पहुंचे हैं, भूटान नरेश पहुंचे हैं, देश की राष्ट्रपति पहुंची हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, कई दूसरे केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट उनके साथ गंगा में डुबकी लगाती हुई दिखाई दी। ये प्रेशर नहीं बनेगा क्या इन लोगों पर? इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जो सनातनी हैं वो फिर से एकजुट हो गए हैं
और उसी का नतीजा है हरियाणा में जीत, महाराष्ट्र में जीत, दिल्ली में जीत और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जीत। तो सबको समझ में आ रहा है ये इनकी बौखलाहट है, लेकिन इनकी समझ में ये भी तो बात आ रही है अभिषेक जी कि हमारा कारवां लुट चुका है, हिंदू हमारा हाथ छोड़ चुके हैं, इन पर भरोसा करना लोगों ने बंद कर दिया है और इनके कर्मों और कुकर्मों की वजह से यह भरोसा कम हुआ है। और यही वजह है, एक प्रेशर तो है, लेकिन ये जिनके दम पर इनकी इतनी सीटें आ रही हैं उनको भी थामे रखना चाहते हैं, उन तक भी मैसेज देना चाहते हैं। कल एक सर्वे आया है जी आज तक और सी मेरा वोटर का। अगला प्रश्न ही वही था, मैं उसको पूछ लेता हूं ताकि आप उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन। 2 क्वेश्चन मैंने लैपटॉप पे उसके लिए लिख रखे हैं आपके लिए। ये जो सी वोटर और जो राष्ट्र का मूड क्या है, इसको लेकर के एक सर्वे आज तक पे आया है। इसने तो सर बिहार चुनाव के साथ साथ मतलब लालू प्रसाद यादव और अब तो तेजस्वी को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ चलना है या अकेले चुनना है। पहला अकेले चलना है, पहला तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि बीजेपी का नंबर, जो आप प्रायश्चित वाला भाव कह रहे थे, वो तो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है, एनडीए का नंबर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये लोग अधिक फायदे में दिख रहे हैं मोदी जी के साथ रहने में। जी 8 महीने के भीतर पब्लिक का मूड अगर ये है, 54,000 से ज्यादा का सैंपल है जी और सभी 543 सीटों में ये किया गया है, तो अगर 8 महीने के भीतर ये मूड है तो अभी तो मोदी जी को बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक खेलने हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं साहब। अभी तो 12 लाख रुपए तक की छूट दी है नौकरी पेशा और मध्यम आय वर्गीय परिवारों को कि आप 12 लाख तक की आमदनी पर आपको शून्य जमा करना है और कुछ नहीं करना जमा। अभी तो बहुत सारे डिसीजन वक्फ बोर्ड वाला हो गया, नेशन वन इलेक्शन का होने वाला है, बहुत सारे फैसले होने। ये 2025 का जो वर्ष है ये बहुत बड़े बड़े फैसलों का होगा और जब दिसंबर में हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हैरत अंगेज फैसले हुए हैं, बहुत तेज गति से फैसले हुए हैं। तो ये जो अभी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 पर खड़ी हो गई थी 2024 में जून में, वो अब फरवरी 2025 में 281 पर खड़ी है। एनडीए जो 293 पर खड़ा था वो अब 343 पर पहुंच गया है। तो ये चीजें, और जो कांग्रेस 99 पर वी का एक वो बना करके फोटो खिंचवा रहे थे राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया और खरगे साहब, तो वो अब पता नहीं वी कहाँ चला गया। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब मोदी जी के कंधे ढीले हो गए हैं, मुझे तो लगता है कि मोदी जी को तो फ्रांस का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए आता है। मोदी जी का तो इस समय रेड कारपेट बिछा करके व्हाइट हाउस में स्वागत सत्कार करने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये दूसरे नेता हैं पूरे विश्व के जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं। पहले नेतान्याहू थे इजराइल के प्रधानमंत्री और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक बात और, ये क्या है, ये क्रोनोलॉजी आप समझने की जरूरत है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो पहली आधिकारिक यात्रा मॉस्को की थी। उससे पहले केवल इटली गए थे G7 देशों के समिट में, जब मेलोनी ने उनको बुलाया था विशेष आमंत्रित के तौर पर। बाकी आधिकारिक यात्रा, पहली आधिकारिक यात्रा मॉस्को की थी। तब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और उनके समर्थकों ने और व्हाइट हाउस ने ये कहा था कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, असहज स्थितियां हमारे सामने नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे समय उनकी मॉस्को की यात्रा हो रही है जब हमारे यहाँ नेटो देशों का समिट हो रहा है वॉशिंगटन में। तो हमारे लिए बड़ी असहज स्थितियां हैं, मोदी जी को ऐसे समय पर। अरे मोदी जी का पहले से ही कार्यक्रम तय था। नंबर 2, मोदी जी उस समय डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में थे। उसी समय सारी चीजें तय हो रही थी कि क्या क्या करना है। ये यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करना है। मोदी जी मॉस्को की यात्रा पर
कोई S-400 प्रणाली खरीदने नहीं गए थे, दूसरी चीजें खरीदने नहीं गए थे। वो पुतिन को जो अलग थलग करने की कोशिश थी पूरी दुनिया में, एक तो उनके साथ खड़े होना चाहते थे, उनसे गले मिले थे, उसके बाद कीव की यात्रा की थी यूक्रेन की, और जेलेंस्की से भी जाकर के गले मिले थे। दोनों राष्ट्र प्रमुखों को उन्होंने तैयार किया था कि आने वाले समय में अगर अमेरिका में सब कुछ ठीक रहता है और ट्रंप आ जाते हैं तो ये युद्ध खत्म करना है, बाकी लोग और ना मरें, इसकी हमें देखना है व्यवस्था। और देखिए आप, मोदी जी वॉशिंगटन में लैंड करने जा रहे थे, उस समय खबरें आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है, और वो बिल्कुल। दोनों युद्ध बंद करने के लिए तैयार हैं। तो जो ये तथाकथित लिबरल, वो मैक्रो के और मोदी जी के हाथ ना मिलने की एक छोटी सी कट करके क्लिप कटवा वो चला रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी की बड़ी बेइज्जती हो गई, विश्व गुरु की बड़ी बेइज्जती हो गई। बाद में जहां जहां मोदी जी गए, हर जगह फ्रांस के राष्ट्रपति उनके साथ दिखाई दिए, हवाई अड्डे तक सी ऑफ करने के लिए आए, कम से कम 6-7 बार गले मिले हैं, हाथ की तो छोड़ ही दीजिए, और जो लोग गले मिलते हैं उनको हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं है। और अब वॉशिंगटन में रेड कारपेट बिछा हुआ है व्हाइट हाउस में, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहद महत्वपूर्ण टॉक्स उनकी होनी है, और शायद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों का आने वाला है। आज लग रहा है ओमकार सर जो है ना पूरी तरह से लिबरल गैंग की धुलाई के मूड में मेरे चैनल पर आए थे। तो लगभग 1600 लोग लाइव देख रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओशियन नेटवर्क एंड द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट कीजिए। कुछ प्रश्न हैं वो मैं विशाल पटेल जी, बिहार इलेक्शन के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। विजय तिवारी सर, खड़गे जी झूठ बोल रहे हैं, डिसेंट नोट एनेक्शर में संलग्न है। खड़गे जी यह बतावें कि डेमोक्रेसी में बहुमत का कितना महत्व है, उसे इसकी जानकारी है या नहीं? जी सब सर। भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं, खड़गे भी, राहुल गांधी भी, और उनकी पूरी कंपनी भी। क्योंकि ये पार्टी को पार्टी की तरह नहीं चला रहे हैं। मैं बार बार कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये कंपनी के सीईओ की तरह ही पार्टी को चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि तेजी से अब इनके कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मोह भी भंग होगा, क्योंकि जिस तरह का तौर तरीका है इनका पार्टी चलाने का और जन भावनाओं के विपरीत फैसले लेने का, वो बहुत देर तक तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश से प्यार करते हैं। अमन जैन जी का प्रश्न है, टेम्पल डोनेशन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडी यूज मनी फॉर अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, फ्री हिंदू टेम्पल। इस पर तो देखिए मैंने एक बार पहले भी कहा था आपको कि वीएचपी एक मूवमेंट, पहले देश के लोगों का एक मूड तैयार करना होता है। वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पहले हिंदुओं का मूड तैयार करा है, ये 2019 के बाद से 20 के बाद से ही मूवमेंट शुरू हुआ है, वरना वक्फ बोर्ड को लेकर के इस देश के हिंदुओं की बहुत ज्यादा पड़ी नहीं थी 2013 के अमेंडमेंट के बाद भी। आई थिंक ओमकार सर विल एग्री विथ मी कि 2000, जब तक हम लोग इसको YouTube और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने बोलना नहीं शुरू किया 2019 के चुनाव से ठीक पहले, उसके पहले वक्फ बोर्ड पर तो ज्यादा बात भी नहीं होती थी ओमकार सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, ये एक थोड़ा-सा ऐसा विषय है जिसके कई पहलू हैं, और उन सब पर पहलुओं पर भी गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सेंसिटिव मामला भी है और इसमें कई पेचीदगियाँ हैं। ठीक। ओमकार सर, आप शो में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, सर। नमस्कार। दर्शकों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब ओशियन नेटवर्क्स टू, जहां पर मेरे शोज होते रहते हैं। बिहार को लेकर के अब लगातार चर्चा होती रहेगी। बिहार के राजद के प्रवक्ता महोदय का दारू पीते हुए वीडियो वायरल हो गया है, राजनीति की शुरुआत हो गई है और फागुन का मौसम आ गया है, तो अब चर्चा ही चलेगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।